हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो डिस्कशन में हम 18th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। 50 क्वेश्चंस आज करेंगे इस वीडियो में, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और काफ़ी लोगों को कहना था कि पेपर काफ़ी टफ आया था, तो देखते हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी कितनी गहराई है, कितने अंदर तक पूछा है बैरक से। और जो लोग भी 19th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस पेपर को अच्छे से देख लें, अच्छे से एनालिसिस कर लें कि किस लेवल तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और बाकी मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर वाली, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे पेपर वहाँ शेयर किए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन एज पर CRPC 1973। तो आपने देखा होगा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पुलिसकर्मी होते हैं उनके पास एक डायरी होती है जिसमें वो डेली का जो भी काम किया होता है उसमें नोट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो भी प्रक्रिया होती है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। तो इसका आंसर मिलेगा आपको CRPC के सेक्शन 172 में। तो उसमें लिखा है जो केस डायरी, जो डायरी होती है जो पुलिस ऑफिसर के पास जो इन्वेस्टिगेशन में यूज़ की जाती है, उसे एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। द डायरी मे नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी। उसके बाद है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो इसमें आपके इलस्ट्रेशन दिए हैं और ये क्वेश्चन आपका CRPC के सेक्शन 213 से दिया गया है, सेक्शन 213। तो इसमें बताया गया है कि व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, यानी कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। तो ये चोरी के मामले में रीति कथित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ए है, ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस। तो यहाँ पे आपको रीत कथित करने की आवश्यकता नहीं है। द चार्ज नीड नॉट सेट आउट मैनर इन विच द थेफ्ट वॉज इफेक्टेड। तो ये सेक्शन 213 का पहला इलस्ट्रेशन है, यानी पहला दृष्टांत है, ठीक। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस में बी ट्राइड समरीली एज पर CRPC। तो किस मामले में किन ऑफेंस में समरी ट्रायल चलाया जा सकता है। तो इसमें आप सेक्शन 260 CRPC का सेक्शन 260, इसमें साफ साफ लिखा है कि ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे मामले जिसमें सज़ा 2 साल से ज़्यादा की नहीं है तो वहाँ पर समरी ट्रायल चलाया जा सकता है। कौन कौन चला सकता है, तो वो भी 260 में बताया गया है। CJM यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो ये लोग समरी ट्रायल चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो डायरेक्ट है, पूछा गया कि किस सेक्शन में रेफरेंस रिलेटेड बताया गया, तो सेक्शन 395 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो सोचने समझने वाली बात है नहीं। 5वां भी क्वेश्चन ईजी है। अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मे नॉट बी ग्रांटेड बिल अंडर सेक्शन 438। तो देखो सेक्शन 438 जो है CRPC की, वो एंटीसिपेटरी बिल से रिलेटेड है, एंटीसिपेटरी बिल के प्रोविज़न है। तो पूछ रहा है कि किस मैटर में एंटीसिपेटरी बिल नहीं मिलेगी। तो ये तीनों ही मैटर में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो सेक्शंस हैं 376 AB, DA, DB, ये रेप से रिलेटेड सेक्शंस हैं और इन तीनों ही मैटर में बेल एंटीसिपेटरी बिल नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इफ़ डन बाई एनी मैजिस्ट्रेट इवन इन गुड फेथ विदाउट बीइंग एम्पावर्ड शैल विटिएट द प्रोसीडिंग एज पर CRPC। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा है ये आपका CRPC के सेक्शन 461 से पूछा है CRPC की धारा 461 से, यानी वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित करती हैं। तो किस मामले में दूषित करेंगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अटैच प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83 ऑफ CRPC। अगर मजिस्ट्रेट साहब जिनके पास मतलब जुरिडिक्शन नहीं है ना, तो अगर वो किसी की संपत्ति अटैच कर लेते हैं सेक्शन 83 के अंदर, तो वो कार्रवाई दूषित हो जाएगी, यानी वॉइड मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी। तो ये कहाँ लिखा है, जब CRPC का सेक्शन 461 पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इसका आंसर मिलेगा। वहाँ पे लाइन लगा के 12-13 पॉइंट बताए गए हैं कि किस किस मैटर में अनियमितताएं कार्रवाई को दूषित करती हैं, यानी इरेगुलरिटीज़ विच विटिएट प्रोसीडिंग। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल फॉर डिसाइडिंग द जुडिक्शन ऑफ द सिविल कोड इन द लाइट ऑफ CPC। तो इसमें 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, एवर्टमेंट मेड इन द प्लेंट। ये तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। तो कौन सा इसमें सूट है वो सिविल नेचर का नहीं है सेक्शन 9 CPC के अकॉर्डिंग।
तो इसमें है ऑप्शन ए, ये सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट्स फॉर ऑफरिंग। बाकी ये सूट्स फॉर राइट ऑफ फ्रेंचाइजी या स्पेसिफिक रिलीफ के लिए सूट लेके आना, सूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप, तो ये सारे के सारे सिविल नेचर के हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि इसमें से जो कौन सा ऑप्शन है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट से रिलेटेड है। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट से रिलेटेड इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन नंबर 6। जब आप सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 6 पढ़ेंगे तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात की जा रही है। देखो क्वेश्चन 10, अब देखो ये क्वेश्चन जो 10 है वो काफ़ी डीप घुस के पूछा है। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ कोर्ट विल नॉट इशू समन फॉर पर्सनल अपीयरेंस टू द डिफेंडेंट। तो किस मैटर में कोर्ट पर्सनल अपीयरेंस के लिए समन इशू नहीं करेगा? ऑप्शन सी, इफ डिफेंडेंट रिसाइड 250 माइल्स अवे फ्रॉम द कोर्ट इन एन एरिया हैविंग पब्लिक कन्वीनियंस अवेलेबल। ठीक है, इसका आंसर हमें कहाँ से मिलेगा? जब आप ऑर्डर 5 का रूल नंबर 4 पढ़ेंगे, ऑर्डर 5 रूल 4। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन प्लेंटिफ इज प्रीक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट एज पर CPC। तो इसमें से किस मैटर में जो प्लेंटिफ है उसे फ्रेश सूट लाने से बार किया गया? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा ऑर्डर 9 रूल 9 में, ऑर्डर 9 रूल 9 में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन प्लेंटिफ इज प्रीक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट। देखो जब हम इसमें ऑर्डर 9 का रूल 8 पढ़ेंगे तो रूल 8 में लिखा हुआ है कि अगर सुनवाई के दौरान यानी मुकदमा चल रहा था 2 पार्टी में, उस टाइम डिफेंडेंट तो आया लेकिन प्लेंटिफ नहीं आया, मतलब डिफेंडेंट वहाँ प्रेजेंट था, प्रतिवादी वहाँ उपस्थित था और वादी वहाँ पे एब्सेंट था। तो ऐसे मैटर में क्या होगा? इसका निकाल लेता हूँ मैं बेयर एक्ट से, ऑर्डर 9 का रूल 8। तो जहाँ पे वादी आया, सॉरी प्रतिवादी आया लेकिन वादी नहीं आया, तो ऐसे मामले में द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड। तो कोर्ट उसमें वाद को खारिज कर देगा। ठीक है, अब चूंकि ऑर्डर 8 में वादी नहीं आया था, प्रतिवादी आया था, यानी प्लेंटिफ आया था, डिफेंडेंट नहीं आया था, तो ऑर्डर 9 में इसको बार कर दिया गया, डिग्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफ़ॉल्ट बार फ्रेश सूट। तो अब यहाँ पे प्लेंटिफ फ्रेश सूट नहीं ला सकता है ना, ये लिखा हुआ है द प्लेंटिफ शैल बी प्रीक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम ने। तो इससे देखो पता चल रहा है कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम इस बार सेक्शंस के साथ साथ ऑर्डर और रूल्स के अंदर भी जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी टाइम एट मैक्सिमम मे एन एडजर्नमेंट बी ग्रांटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर बी, 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। तो देखो ये अमेंडमेंट से पूछा है। ठीक है, टू प्रोड्यूस अ विटनेस विदाउट अ समन, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी मार देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द बर्ड कॉस्ट एज प्रोवाइडेड अंडर CPC। तो देखो इसमें कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें फूडिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब ये आपको इसका आंसर मिलेगा ऑर्डर 20A रूल 1 से। जब आप ऑर्डर 20A और रूल 1 में इसका आंसर खोजेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा व्हाट पीरियड इज प्रिस्क्राइब अंडर CPC फॉर डिफेंडेंट टू एंटर एन अपीयरेंस फॉर फाइलिंग एन एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग समन। अगला क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ CPC द अपेलेट कोर्ट में रेमिट एन इशू फॉर ट्रायल। तो ये तो आपको डायरेक्ट ऑर्डर नंबर 41 का रूल 25 खोलना है और इसका आंसर आपको मिल जाएगा, तो इसमें भी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है ये वाला। 17, A is accused of murder of B by beating him. Which of the following will not be considered as relevant fact? तो एक एक्यूज है जिसके ऊपर B के मर्डर करने का आरोप है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन का भाग नहीं है, है ना, विच विल नॉट बी कंसिडर्ड। इसमें से किसको फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन डी। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 का इलस्ट्रेशन देखेंगे पहला वाला, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो
और जैसे ऑप्शन ए है वॉट एवर सेड बाई ए और बी एट द टाइम ऑफ बीटिंग, तो जो कुछ भी ए और बी ने मारपीट के दौरान कहा, या जो कुछ भी ए और बी ने मारपीट के दौरान किया, या बाई स्टैंडर्ड जो वहाँ आसपास लोग खड़े थे उनने जो कुछ भी कहा, तो ये सारे के सारे पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। लेकिन ये जो ऑप्शन डी है, अब उन्होंने एक दिन पहले क्या कहा मार पिटाई से पहले, तो वो फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेज दैट द कन्फेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन से है तो इसका ऑप्शन मार दो, 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा 25। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डाइंग डिक्लेरेशन मे बी एडमिट एज एविडेंस, तो किस में है, सेक्शन 32 में है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है तो सेक्शन से, इसमें तो कुछ सोचने समझने वाली बात है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट पर्टेनिंग टू प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तो इसका आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जब आप एविडेंस एक्ट का सेक्शन 61 पढ़ेंगे तो जो भी प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, वो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में भी इधर बाई प्राइमरी और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, यानी आप प्राइमरी साक्ष्य से, प्राइमरी एविडेंस से और सेकेंडरी एविडेंस दोनों में से किसी एक से आप कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट एज पर एविडेंस एक्ट, तो लीडिंग क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है कि लीडिंग क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। तो वो सेक्शन 143 कहता है कि लीडिंग क्वेश्चन व्हेन में बी आस्क्ड, तो लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ठीक, तो इसमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 21 का बी। लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, और लीडिंग क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनेशन ऑफ चीफ और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। यानी जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 142 पढ़ेंगे तो वहाँ बताया है कि लीडिंग क्वेश्चन कहाँ नहीं पूछा जाएगा, और जब आप 143 का सेक्शन 143 पढ़ेंगे तो वहाँ बताया कि लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जाएगा। अब मैटर आता है कि लीडिंग क्वेश्चन होता क्या है, तो सेक्शन 141 कहता है कि व्हाट इज़ लीडिंग क्वेश्चन, तो ऐसे लीडिंग क्वेश्चन जिसमें आंसर उसका छुपा रहता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, अगर कोई एडवोकेट क्लाइंट से पूछते हैं, यानी कोई गवाह है जो कोर्ट में आया है, उससे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है, उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारा नाम राम है या तुम्हारा नाम अमन है या चमन है, तो यहाँ पे वकील साहब उस गवाह से उगलवाना चाह रहे हैं कि हाँ हाँ कर दो भाई, तुम्हारा नाम अमन है या चमन है जो भी है। तो ये लीडिंग क्वेश्चन है जिसमें आंसर छुपा रहता है। तो 141 में लीडिंग क्वेश्चन डिफाइन है। तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एज पर सेक्शन 143 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आते हैं 22 पे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई द एडमिसिबिलिटी, तो किस केस में इन्होंने किया, तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा ए, अनवर पीवी वर्सेस पी के बशीर। तो मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है जिसमें ऑल इंडिया बार एग्जाम ने जितने अभी तक केस लॉ पूछे हैं वो सारे के सारे एक ही वीडियो मैंने कवर किए हैं। ये केस नया है, ये पहली बार पूछा गया है, तो इसीलिए ये वाला केस आप लोग याद कर लीजिए, हो सकता है आगे किसी एग्ज़ाम में पूछा जाए ऑल इंडिया बार एग्जाम के। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। एडमिशंस आर कंक्लूसिव, देखो एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये एज अ स्टॉपल काम करता है। कहाँ लिखा है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 31 में। तो एविडेंस कह रहा हूँ, सॉरी, एडमिशन जो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है लेकिन एज अ स्टॉपल काम करता है। सेक्शन 31 आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप 24 देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एन एक्सेप्शन टू द हियर से, तो हियर से रूल का एक्सेप्शन है सेक्शन 32 का क्लॉज 1, यानी अपने इंडियन एविडेंस एक्ट में, यानी अपनी इंडियन लॉ में हियर से एविडेंस कोर्ट में एडमिट नहीं है, ठीक। लेकिन किस मामले में हियर से एविडेंस एडमिट है, डाइंग डिक्लेरेशन के केस में एडमिट है 32(1) में, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। 25 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, तो कौन सा इसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं है, तो नेगोशिएशंस इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत इसमें एडीआर के मैकेनिज्म है। अब ये आपको आंसर कहाँ मिलेगा, तो सीपीसी का सेक्शन 89 आप पढ़ेंगे, तो सीपीसी के सेक्शन 89 में आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत की बात की गई, लेकिन नेगोशिएशन की बात नहीं की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोक अदालत, तो लोक अदालत के मामले में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक अदालत कैन डील विद ऑल सिविल, भाई ऑल सिविल और क्रिमिनल मैटर में डील नहीं करती, ठीक है, लेकिन लोक अदालत की कोई कोर्ट फी नहीं होती, और लोक अदालत का जो अवार्ड होता है वो डीम डिग्री की तरह माना जाता है, और इसके अगेंस्ट कोई अपील भी नहीं होती। तो लोक अदालत
सारे सिविल और क्रिमिनल मैटर पे डील नहीं करती, तो वो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। 27 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एज पर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट। तो कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी रिटन एज वेल एज, नहीं भाई, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमेशा रिटन फॉर्म में होता है। जब आप आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का सेक्शन 7 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग ओनली, इट शैल बी इन राइटिंग, ठीक है, तो ये लिखित फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस एन आर्बिट्रेटर मे नॉट बी चैलेंज। तो किस मैटर में कोई आर्बिट्रेटर को चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हेन ही पोजेस द क्वालिफिकेशन एग्रीड बाय द पार्टी। यानी इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा सेक्शन आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के सेक्शन 12 का क्लॉज 3 में। क्लॉज 3 में बताया गया है कि कब आप आर्बिट्रेटर को चैलेंज कर सकते हो। तो अगर पार्टी के अकॉर्डिंग किसी आर्बिट्रेटर की क्वालिफिकेशन है तो इस मैटर पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर पार्टी के अकॉर्डिंग किसी आर्बिट्रेटर की क्वालिफिकेशंस नहीं है तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। तो सेक्शन 12 क्लॉज 3 आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का। देखो मैं आपको साथ ही साथ इसलिए बताता चल रहा हूँ ना कि आप लोगों को ये पता चले कि क्वेश्चन की गहराई कितनी है, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको हर क्वेश्चन के आगे रेफरेंस बता रहा हूँ कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर कहाँ देखना है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन मे टू पर्सन बी सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय हाफ ब्लड। तो हाफ ब्लड कब माने जाएंगे, तो इसमें आप हिंदू मैरिज एक्ट में डेफिनेशन क्लॉज में हाफ ब्लड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा, व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय डिफरेंट वाइफ्स, ठीक, तो हाफ ब्लड की डेफिनेशन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट कंसीडर्ड एज अ वैलिड कंडीशन ऑफ अ हिंदू मैरिज। तो कौन सी वैलिड कंडीशन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब देखो सेक्शन 5 पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का, तो उसमें वैलिड कंडीशन बताई हैं, कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज बताइए कि हिंदू मैरिज की कंडीशन क्या होती हैं। काफ़ी लोगों ने इसमें ऑप्शन बी को भी टिक किया होगा, द पार्टी शुड बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ये भी पॉइंट है कि जो मैरिज होती है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं हो सकती, ठीक है, तो यहाँ आना चाहिए द पार्टी शुड नॉट बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। लेकिन जब इस सेक्शन को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं कि जहाँ पे कोई कस्टम है या कोई प्रथा है, तो वहाँ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादियाँ वैलिड हैं, हो जाती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो कोई बीमारी है एपिलेप्सी, तो इसके आधार पे क्या कोई शादी रोकी जा सकती है, नहीं रोकी जा सकती। तो वैलिड कंडीशन पूछी थी, तो ये की सारी वैलिड कंडीशन है और बाकी ये वैलिड कंडीशन नहीं है सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग हिंदू मैरिज एक्ट। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 क्लॉज 1 हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, तो इसमें क्या क्या बताया गया है। सेक्शन 30 में ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल सेपरेशन बताए हैं और ग्राउंड फॉर डाइवोर्स बताया, तो 2-3 इसका सही हो जाएगा। बाकी ग्राउंड्स फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगनल राइट्स ये सेक्शन 9 में है हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 32 व्हाट इज़ मीन बाई बातिल मैरिज, तो बातिल मैरिज का माने क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज विच मे बी डिजॉल्व बाई द वाइफ अंडर अ पावर डेलीगेटेड टू हर, तो इसे हो जाएगा 33 का ऑप्शन सी। देखो ये क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं है और आप इसका सही आंसर अगर कुछ और भी हो, आपने क्या इसको आंसर सोचा है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 अ हिंदू बॉय एंड अ हिंदू गर्ल मे बी मैरिड अंडर द फॉलोइंग लॉ, तो ये हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट इनकी दोनों में ही शादी हो सकती है। उसके बाद कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट द राइट्स इन द कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो हिंदू गर्ल मतलब जो गर्ल है अपने हिंदू में, उनमें उनको भी कोपार्सनर मान लिया था, तो किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, 2005 में अमेंडमेंट हुआ था, इसमें लड़की को भी कोपार्सनर मान लिया था। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट शुड बी द एज डिफरेंस बिटवीन द एडॉप्टिव फादर एंड हिज एडॉप्टेड डॉटर, तो कम से कम 21 साल का फ़र्क होना चाहिए। कितने साल का,
21 साल का फ़र्क होना चाहिए। अभी आपको इसका आंसर कहाँ मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा हिंदू एडॉप्शन जो एक्ट है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इसका सेक्शन 11 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि अगर कोई मेल किसी फीमेल को एडॉप्ट करता है, यानी कोई मेल है, कोई पुरुष है जो किसी फीमेल बच्चे को गोद लेता है, तो उन दोनों के बीच में 21 साल का फ़र्क होना चाहिए। यानी जो आदमी है जो गोद ले रहा है किसी बच्ची को, वो 21 साल बड़ा होना चाहिए। ऐसी अगर कोई महिला है जो किसी मेल चाइल्ड को गोद ले रही है, यानी किसी बच्चे को गोद ले रही है जो मेल है, तो वो भी 21 साल बड़ी होनी चाहिए उस मेल चाइल्ड से। तो ये कंडीशन बताई है वैलिड एडॉप्शन की सेक्शन 11 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस में बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ PIL। तो इसका आंसर है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, ये मेरे प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे उसमें मिल जाएगा, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ PIL? तो जस्टिस PN भगवती। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑल इंडिया बार एग्जाम में कम से कम 7-8 बार पूछा जा चुका है। 39 कह रहा है कि अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अ PIL कैन नॉट बी फाइल्ड? किसके अगेंस्ट PIL फाइल नहीं की जा सकती? तो अगेंस्ट अ प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट नहीं की जा सकती। स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अगेंस्ट PIL फाइल की जा सकती है। क्वेश्चन 40, इन द लाइट ऑफ द गाइडलाइन इशूड बाई द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग इशू अ PIL कैन नॉट बी एंटरटेन? तो किस मैटर में PIL एंटरटेन नहीं की जा सकती? जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन इशू की हैं उसके अकॉर्डिंग किस मैटर में नहीं की जा सकती? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिटीशन फ्रॉम जेल फॉर प्री मैच्योर रिलीज। मतलब प्री मैच्योर रिलीज़ के लिए PIL आप दाखिल नहीं कर सकते। बाकी बॉन्डेड लेबर मैटर पे PIL जा सकती है, मैटर पर्टेनिंग टू नेग्लेक्टेड, जिन बच्चों को नकार दिया है ना, या पिटीशन अगेंस्ट फ्रॉम पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग अ केस, फॉर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर अ केस, या किसी केस को रजिस्टर करने से मना कर दिया है, उसमें भी PIL जा सकती है। लेकिन प्री मैच्योर रिलीज़ आप पहले से किसी को रिलीज़ नहीं करा सकते। 41 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस इट वॉज हेल्ड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वॉज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल फंक्शन बट ऑल्सो टू एडमिनिस्ट्रेटिव। एल चंद्र कुमार का केस है क्या इसमें? नहीं, एक मिनट। 41 का एक रपाक। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हो रहा है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 2 बार आ चुका है ऑल इंडिया बार एग्जाम में, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैड कॉम्प्रिहेंसिवली रिकॉग्नाइज। तो किस केस में रिकॉग्नाइज किया गया? SP सांपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो ये L चंद्र कुमार में किया गया है ना। 42 का आंसर बी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज द लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंटल पावर? वाडे। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट पेनल्टीज प्रेस्क्राइब फॉर पर्सन इलीगल प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट? अगर कोई पर्सन इलीगल तौर पे कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है? तो उसके लिए पनिशमेंट है 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट तक उसको दी जा सकती है। अब ये लिखा कहाँ है? तो जब एडवोकेट एक्ट का आप सेक्शन 45 पढ़ेंगे तो वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट बताइए कि अगर कोई इलीगल प्रैक्टिस करता है तो 6 महीने तक की सजा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि विच प्रोविजन ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 एम्पावर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट टू बी ऑब्जर्व बाई एडवोकेट? तो ये इसका जब आप ऑप्शन, ईजी क्वेश्चन है, 49 नंबर आप सेक्शन देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें कई सारे पॉइंट बताएं। क्वेश्चन 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल? तो कौन सा इसमें गलत है? तो इसमें पहला ही गलत है। एन एडवोकेट कैन प्लीड इन एनी मैटर इन विच ही इज हिमसेल्फ पिक्यूनियर इंटरेस्टेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी एक्ट एज एन एपेलेट अथॉरिटी अगेंस्ट द ऑर्डर मेड बाई द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है सेक्शन 36 में, उसकी अपील कहाँ जाएगी? तो सेक्शन 36 की अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाती है। सेक्शन 38 में जो इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 है उसका सेक्शन 38 में बताया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिसिप्लिनरी कमेटी का जो हम अपील करते हैं वो जाती है सुप्रीम कोर्ट में, सेक्शन 38। ठीक। क्वेश्चन 48 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ वन पर्सन कंपनी विल मैंडेटली गेट कन्वर्टेड इनटू ईदर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी? तो 48 का आंसर हो जाएगा बी। किस केस में हो जाएगी?
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी 49 नंबर है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 तक ही डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे। 49 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड बाय ए पब्लिक कंपनी एज पर द कंपनी एक्ट। तो कितने मिनिमम डायरेक्टर चाहिए? ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, 3 डायरेक्टर चाहिए कम से कम। लास्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड एक्सप्लेन द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इन डिटेल। तो कौन से केस में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल डिस्कस किए गए हैं डिटेल में? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, बेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और विद सेक्शंस, मतलब सेक्शंस के रेफरेंस भी दिए हैं। आपको वीडियो पसंद आएगी, और जिन लोगों को भी 19th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देना है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपका इन 50 क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू।